नमस्कार। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाएंगे उन सवालों के जवाब जिनका सरोकार आपसे है, जो आपकी जिंदगी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। संसद में आप अक्सर सांसदों को सवाल पूछते हुए देखते हैं और इन सवालों का जवाब देती है सरकार। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? दरअसल हमारी संसद में बहुत गहराई है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक से जुड़े होते हैं। लेकिन तमाम सवाल ऐसे होते हैं जो लिखित पूछे जाते हैं और उनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। ऐसे में बहुत सी महत्वपूर्ण काम की जानकारियां या तो आप तक पहुंच नहीं पाती या देर से आप उनके बारे में जान पाते हैं। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्यों है ये आपके लिए जरूरी, कैसे आपकी जिंदगी पर इनका असर पड़ता है, जानेंगे आज के प्रश्नकाल में। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बच्चों से जुड़े सवाल के साथ। पहला सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो जुड़ा है बच्चों से, उनकी सुरक्षा और न्याय से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद एम सेल्वाराज ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्री से पूछा कि पॉक्सो अधिनियम यानी लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गठित विशेष न्यायालयों की संख्या क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये न्यायालय हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत गठित विशेष न्यायालयों में पदस्थापित न्यायाधीशों की संख्या क्या है। बच्चों की सुरक्षा और न्याय से जुड़े इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने दिया। उन्होंने जवाब में बताया कि पॉक्सो एक्ट 2012 में जल्द जांच के मकसद से विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार बच्चों की गवाही विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड की जाएगी। विशेष अदालत न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर जांच पूरी करेंगे। बलात्कार और पॉक्सो मामलों की जल्द जांच और निपटान के लिए न्याय विभाग द्वारा 389 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मई 2011 तक 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 338 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 640 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं, जिन्होंने मई 2021 तक 50,484 लंबित मामलों का निपटान किया। गोवा और जम्मू कश्मीर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय यानी FTSC को कार्यशील बनाया जाना बाकी है। पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश अभी स्कीम में शामिल नहीं हुए हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत गठित विशेष न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित सूचना केंद्रीय तौर पर नहीं रखी जाती। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसे पूछा है लोकसभा सांसद बालाशौरी वल्लभनेनी ने। उन्होंने वस्त्र मंत्री से सवाल किया और पूछा कि क्या मंत्रालय के संज्ञान में ये बात आई है कि धीमे निर्यात, कम घरेलू मांग और बांग्लादेश, श्रीलंका आदि से बढ़ते आयात के कारण वस्त्र उद्योग और परिधान उद्योग में उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है, या कोविड वैश्विक महामारी ने इस क्षेत्र को पंगु बना दिया है? अगर हां, तो सरकार इस गंभीर स्थिति से कैसे निपट रही है? क्या वस्त्र और परिधान उद्योग को सरकार से तत्काल राहत की आवश्यकता है? अगर हां, तो क्या इस मंत्रालय द्वारा कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है? क्या वस्त्र उद्योग के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत किसी पैकेज की घोषणा की गई है? कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने सामाजिक सभाओं पर प्रतिबंध, मजदूरों के पलायन, आपूर्ति श्रृंखला की बाधा के कारण वस्त्र क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ये जवाब मंत्रालय की तरफ से दिया गया। इस प्रकार मूल्य श्रृंखला में किसानों से लेकर व्यापारियों, निर्यातकों तक सभी स्टेक होल्डर प्रभावित हुए हैं। साथ ही मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया कि वस्त्र क्षेत्र की असंगठित और विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फैली एजेंसियों की बंद पड़ी उत्पादन क्षमता से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों से आयात
पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में कम हुआ। सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर इस क्षेत्र में उत्पादन, विपणन और रोजगार अवसरों को बढ़ाने के मकसद से वस्त्र क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए उपाय किए हैं। सरकार ने अपैरल, गारमेंट और मेडअप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय कर और लेवियों की छूट यानी द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज को 31 मार्च 2024 तक जारी रखने के लिए अपना अनुमोदन दिया। अन्य वस्त्र उत्पाद जो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के तहत अगर कोई है तो लाभ लेने के पात्र होंगे। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज और रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना के तहत शुल्क और कर की छूट से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मक होगी। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष आर्थिक यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। राहत और ऋण सहायता उपायों की एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषणा की गई है। वस्त्र क्षेत्र के कारीगर और बुनकर इस राहत और ऋण सहायता का लाभ ले सकते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में मेगा वस्त्र पार्क अगले 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क वैश्विक प्रतिस्पर्धा, बड़ा निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में वस्त्र उद्योग को समर्थ बनाएंगे। ये योजना निर्यात में वैश्विक अग्रणी बनाने में समर्थ होगी। सरकार ने एमएमएफ और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को शामिल करते हुए 5 वर्षों की अवधि के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड निवेश योजना की घोषणा की है, जो निर्यात में वैश्विक अग्रणी बनाएगी। इसके अलावा वस्त्र क्षेत्र के घरेलू उत्पादन में भी वास्तव में वृद्धि होगी। महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट पर देश के चयनित हथकरघा और हस्तशिल्प पॉकेट में शिल्प ग्रामों को विकसित करना शुरू किया गया है। संगठनों को अपने उत्पादों को सीधे बेचने के लिए सक्षम बनाने के लिए सरकारी जेम यानी ई मार्केट प्लेस पर बुनकरों और कारीगरों को लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब तक करीब 1.25 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल पर लाया गया है। 7,000 करोड़ रुपए मूल्य का नया उद्योग विकसित किया गया है, जिसमें पूरे देश के 1100 से ज्यादा स्वदेशी विनिर्माता अब रोज 4.5 लाख पीपीई बॉडी कवरल्स का उत्पादन कर रहे हैं। अब अगला सवाल जुड़ा है हथकरघा में लगी वर्कफोर्स यानी कार्यबल से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद रक्षा निखिल खाडसे ने। उन्होंने पूछा, क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में शामिल कुल कार्यबल, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे सभी हैं, उनकी अलग अलग संख्या पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो क्या सरकार का प्रस्ताव देश के विभिन्न स्थानों में प्राचीन कला के कार्य को मजबूत करने के संबंध में इसी तरह का सर्वेक्षण करने का है? और हथकरघा के क्षेत्र में इनकी दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके परिणाम क्या रहे हैं? इस सवाल का जवाब वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 35,22,512 हथकरघा कामगार हैं। इनमें से 9,75,000 पुरुष, 25,46,285 महिलाएं और 494 ट्रांसजेंडर हैं। हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में कई योजनाएं चला रहा है। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना। इन योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे और सामान की खरीद, डिजाइन, नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल उन्नयन, लाइटिंग इकाइयों, हथकरघा उत्पादों का विपणन और रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। लोकसभा सांसद कलानिधि वीरास्वामी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या अंगदान प्रत्यारोपण के प्रबंधन में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र को स्वायत्तता देने में
असफल रहने के कारण जो अंगदान या फिर प्रत्यारोपण नीति है उसके कार्यान्वयन के बाद दानदाताओं की संख्या में कमी आई है? क्या वर्तमान नीति के तहत राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को स्वायत्तता नहीं मिलने के कारण अंगदान प्रत्यारोपण की जो गति है वो रुक गई है, जिससे राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों खासकर तमिलनाडु द्वारा अब तक हासिल की गई जो गति थी, यानी इस काम में जो तेजी थी वो धीमी पड़ गई है, वो रुक गई है? क्या सरकार को राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए प्रस्ताव मिले हैं जिसमें पूर्ववर्ती नीति को ही फिर से लागू किया जा सके? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण ने दिया है। उन्होंने बताया कि अंगदान या प्रत्यारोपण नीति मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियमावली 214 के तहत परिभाषित है। यह अधिनियम हर राज्य के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नियुक्त किए जाने वाले उपयुक्त प्राधिकारियों का प्रावधान करता है। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते और पहले के प्रावधान के अनुसार अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में ही आता है। इसके अलावा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को एक या अधिक स्थानों में राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निराकरण और भंडारण नेटवर्क स्थापित करने और मानव अंगों और ऊतकों के प्रदाता और प्राप्तकर्ता दोनों को राष्ट्रीय रजिस्ट्री के रखरखाव के साथ साथ क्षेत्रीय नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्यसभा सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF योजना को संशोधित किया है? क्या ये सच है कि कृषि अवसंरचना कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और कृषि उत्पादन बाजार समिति की क्षमता बढ़ाने और इसे मजबूत करने के लिए ये किस हद तक सहायता करेगा? इस सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF योजना को संशोधित किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत सरकार ने देश में फसलों के बाद प्रबंधन और सामुदायिक खेती से जुड़ी कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। स्कीम के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में बैंक द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण वितरित किए जाने हैं। अगला सवाल जुड़ा है प्लास्टिक वेस्ट से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल ने। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से सवाल किया कि क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या की जानकारी है? अगर हां, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण और निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत को समर्थ बनाने और प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? इस सवाल का जवाब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए हर एक ग्राम पंचायत को प्लास्टिक अपशिष्ट यानी प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अपने आप या किसी अभिकरण को अपने नियंत्रणाधीन ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थापना करने, संचालित और समन्वित करने और इससे संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए आदेश दिए गए हैं। इसमें पृथक्करण यानी प्लास्टिक कचरे को अलग करना, एकत्रण यानी प्लास्टिक कचरे को एकत्र करना, भंडारण, परिवहन, प्लास्टिक वेस्ट और पुनर्चक्रीय जो प्लास्टिक अपशिष्ट है यानी जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसके भागों को वैध पंजीकरण वाले रिसाइकलर को प्रमाणन करना भी शामिल है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। सभी हितधारकों के बीच उनके उत्तरदायित्वों के बारे में उन्हें जागरूक करना और यह तय करना कि प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में नहीं जलाया जाए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कामों जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है, इसके लिए निधियन प्रावधान भी हैं। जो ग्राम है उसका आकार 5000 तक है तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 60 रुपए प्रति व्यक्ति
वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगर 5,000 से ज्यादा की आबादी वाला गांव है तो वहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 45 रुपए प्रति व्यक्ति वित्तीय सहायता दी जा रही है। अगला सवाल जुड़ा है पानी के विलवलीकरण यानी खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलने से। लोकसभा सांसद राजेश नारायण भाई चुड़ासमा ने पृथ्वी विज्ञान मंत्री से सवाल किया। उन्होंने पूछा, क्या सरकार द्वारा राज्यों में आवश्यकता के अनुसार जल का विलवलीकरण करने को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं? जल के विलवलीकरण से किन किन राज्यों को फायदा हुआ है? विलवलीकरण संयंत्र स्थापित करने की लागत कितनी है और क्या सरकार द्वारा इसके लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता भी ली गई है? इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार केंद्र प्रायोजित स्कीम जल जीवन मिशन के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पानी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाती है। विलवलीकरण संयंत्रों सहित ग्रामीण जलापूर्ति योजना बनाने और लागू करने की शक्ति राज्यों के पास है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से समुद्री जल को पेयजल में बदलने के लिए निम्न तापमान थर्मल विलवलीकरण प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसका लक्षद्वीप द्वीप समूहों और तटीय ऊर्जा संयंत्रों में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत राज्यों को उपलब्ध करवाई गई निधियों का उपयोग वरीयता के आधार पर जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। विलवणीकरण संयंत्र की लागत कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें अन्य के साथ साथ प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है, साथ ही विद्युत की लागत भी इसमें शामिल है। क्या सरकार द्वारा विलवलीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता ली गई है या लिए जाने का विचार है? इस सवाल पर मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि नहीं, सरकार द्वारा इसके लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता लेने के लिए किसी भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है। राज्यसभा सांसद पी भट्टाचार्य ने रेल मंत्री से सवाल किया और उन्होंने पूछा कि 1 जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक उत्तर रेलवे के कितने रेल सुरक्षा गार्ड सेवानिवृत्त हुए हैं? क्या यह सच है कि रेल सुरक्षा कर्मचारियों को पेंशन और उपदान का लाभ प्रदान नहीं किया गया है कई वर्षों से? इस सवाल का जवाब रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक 50 आरपीएफ कर्मी रिटायर हुए। सभी सेवानिवृत्त आरपीएफ कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युइटी के लाभ दिए गए हैं, सिवाय श्री यशपाल सिंह, सहायक उपनिरीक्षक दिल्ली मंडल के, जिनकी सेवा रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि 4 जनवरी 1960 थी। बहरहाल गलती से ये वेतन प्रणाली में 1 अप्रैल 1960 दर्ज की गई थी। श्री यशपाल सिंह ने भी गलती की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं दिलाया और जनवरी 2020 के बाद मार्च 2020 तक काम करते रहे। वो 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप उनको 2 महीने ज्यादा वेतन का भुगतान हो गया। इस विसंगति में सुधार के लिए इस मामले पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और जैसे ही जरूरी सुधार हो जाएंगे, श्री यशपाल सिंह, सहायक उपनिरीक्षक दिल्ली मंडल को पेंशन और ग्रेच्युइटी का भुगतान भी कर दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सवाल किया। उन्होंने अपने सवाल में जानना चाहा कि 2014-15 से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आवंटित और खर्च किए गए सकल घरेलू उत्पाद का ब्यौरा क्या है। क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सकल घरेलू उत्पाद के निवेश का वर्तमान स्तर इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है? इस सवाल का जवाब विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि नवीनतम उपलब्ध जो R&D के आंकड़े हैं, उसके अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए हर साल सकल घरेलू उत्पाद का करीब 0.7% से 2018-19 के दौरान खर्च हुआ है। अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय लगातार बढ़ने के रुझान का अनुसरण किया जा रहा है और पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में GERD में कुल 3 गुना वृद्धि हुई है। हालांकि अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र का निवेश
अपर्याप्त रहा है। विकसित देशों के विपरीत जहां जीईआरडी में 70% से अधिक योगदान निजी क्षेत्र से आता है, वहीं भारत में जीईआरडी में निजी क्षेत्र का योगदान 40% से भी कम है। सरकार निजी क्षेत्र को अनुसंधान और विकास में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संगठित प्रयास कर रही है। सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उपबंध के तहत कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान और विकास में निवेश करने की अनुमति दी है। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल किया और उन्होंने पूछा कि साल 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के दौरान एनसीएलपी यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आज की तारीख तक देश में बाल श्रमिकों की संख्या का ब्यौरा क्या है? बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सर्वेक्षण के लिए और बाल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है? पिछले 3 वर्षों के दौरान बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि या कमी हुई है? इस सवाल का जवाब श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि एनसीएलपी यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी जिला विशेष में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण यानी सर्वे कराए जाते हैं। सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को काम से मुक्त कराया यानी छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी यानी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित की जाती है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 5 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के निकट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पद्धति से सीधे जोड़ा जाता है। मंत्रालय विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के लिए परियोजना सोसाइटी को अनुदान सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत मुक्त कराए गए और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में नामांकित बाल श्रमिकों को उनकी पात्रता के अनुसार 400 रुपए प्रतिमाह की दर से वजीफा भी दिया जाता है। और इसी के साथ आज प्रश्नकाल में इतना ही। इस कार्यक्रम के जरिए हम लगातार आप तक अतारांकित यानी संसद में पूछे जाने वाले अनस्टार्ड क्वेश्चंस की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश हो